Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. Vivek sir, Just a minute. good morning. Are you here, please? जी, good morning, sir. Good morning, everyone. Yes, morning, yes, sir. yes. Go ahead. Actually, welcome to all and Happy New Year. Happy New Year to you all. Actually, there are two Vivek. One is Vivek sir, who is IPS going to take our class today. He is under training and 2021 batch IPS officer. He will guide today to all of you. And second is our Vivek, who is our media team. He is handling everything, creation of link, circulation of link, creating of videos and everything. Therefore, there are two Vivek, one Vivek Kumar from Media Cell and one Vivek sir, IPS, who is our faculty. तो ये है विवेक सर, आपका स्वागत है आज अपने इस ग्रुप में। बहुत सारे बच्चे लोग हैं, आप तो कई बार पहले से गाइड किया है इन लोगों को, और क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा स्लो पढ़ते हैं तो उस गाइड से कितना फायदा उठाए हैं आपको पता चलेगा। लेकिन हमें मालूम है कि धीरे धीरे स्लोली इन लोगों ने 1-2 साल में काफी प्रोग्रेस किया है। अब ये बच्चे जो साल भर पहले आते थे उससे काफी चेंज हो गए हैं, इनके में एक मटेरियलिस्टिक चेंज हुआ है। तो हम अगर ये चीजें कंटिन्यू करेंगे तो निसंदेह थोड़ा धीरे ही चलेगा कछुए की चाल से, लेकिन इनके में बढ़िया प्रोग्रेस होगा और ये गेन करेंगे। अच्छा, मेरा निवेदन है सारे लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके ऑडियो म्यूट कर ले, और जब कुछ बोलना हो तो अपना ऑडियो ऑन करके बोलेंगे तो फिर बेटर रहेगा सबके लिए। तो आज इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं डिफरेंट पार्ट से, सबका स्वागत है। सभी का टारगेट मोर और लेस यूपीएससी 1 नंबर पे, फिर स्टेट पीएससी एंड सम अदर एग्जाम से पॉसिबल साइडवे है। तो मैक्सिमम टोटल फोकस इनका ग्रेट थिंग पे है, यूपीएससी पे। अगर यूपीएससी तय करेंगे तो नीचे की चीजें ऑटोमेटिकली कवर होती चली जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस क्रम में मैं सीधे विवेक जी को देता हूं, क्योंकि विवेक जी कई बार क्लास लिए हैं, सीधे आप गाइड करेंगे। और अभी प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है, मई में प्रीलिम्स आईएएस प्री का एग्जाम है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेंस की तैयारी की है, अब हमें मुझे लगता है फोकस करना पड़ेगा उनको प्री पे। और इसके साथ ही एमपी पीसीएस का भी प्री आने वाला है, यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो सारे लोग जो अभी प्री के मोड में रहेंगे बढ़िया से तैयारी करें, और उनको कोई डाउट होगा विवेक सर के क्लास के साथ लास्ट में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, पर्सनली भी बाद में कर सकते हैं, और अपनी क्वेरी करेंगे तो उसका रिस्पांस होगा। और आप सारे लोग 3-4 महीना जम के पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम होंगे कामयाब ग्रुप के थ्रू। वैसे आप सारे लोग जहां भी कोचिंग करते हो पढ़ते हो, उसके साथ यहाँ के थ्रू भी आप लोगों का कैरियर उज्जवल हो, भविष्य बढ़िया बने, आप सक्सेस हो। सभी को शुभकामनाएं। हैंड ओवर टू विवेक सर, प्लीज। विवेक सर। Thank you so much, SK sir, for giving me this opportunity again to be of some help to the aspirants who are preparing for civil services and other state PCS examinations. So, hello everyone, my name is Vivek Maurya. I am 22 batch IPS officer from Civil Service Examination 2021. I'm currently undergoing training in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad. This is the end of 8th week that happened here. This total training goes till 49 weeks. काफी ट्रांसफॉर्मेशनल सा है, काफी हेक्टिक सा है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और हमें जैसा बताया गया है कि दिस सेशन would be about how to approach for the next prelims that is going to occur on, I guess, 26th of May, right? 18 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, as I can see. Yes. आप में से एक तो पहले आप लोग थोड़ा सा ना अपना बैकग्राउंड दे दो ओवरऑल, कि कितने लोगों का भी ऐसा है कि जिन्होंने इसके पहले अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं सिविल सर्विसेज के। अगर इसमें से भी कुछ 4-6 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, तो फिर इट वुड बी इजियर फॉर मी टू नेविगेट। ठीक है, तो बस अपना हैंड शो कर दो, या तो कुछ ऐसे टेक्स्ट वगैरह कर दो, मैसेज में कर दो कि हमने इसके पहले फिल्म्स दिया हुआ है। किसी ने मेंस दिया हो तो भी बता दो। और जो फ्रेशर्स हों
तो वो भी एक बार ना आप इंडिकेट कर दो जस्ट कि हाँ ठीक है, आई एम प्रेशर, आई विल बी लाइक अटेम्प्टिंग दिस ईयर एज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आप लोग गुड मॉर्निंग समझ रहे सर, मैं फ्रेश ही हूँ सर। हो? मेरा 25 पे फर्स्ट अटेम्प्ट जाएगा सर। 25 में, ठीक है। एनीबडी एल्स? आप चैट पे भी लिख सकते हो, अभी तक चैट आया नहीं कोई मेरे पास। सर इस साल आई कौन एम कौन दे रहा है? गया। बोला कि 2026, ठीक है। इनमें से कोई ऐसा है क्या जो 24 में अटेम्प्ट देने को इच्छुक है, 24 के लिए तैयारी कर रहा है? हाँ हाँ, मुझे लगता है लोग। और यस सर, क्योंकि 25 और आई एम 26 वालों के Yes, लिए sir. तो यस। मन्नू। जी सर, मन्नू कुमार कुशवाहा सर, मैं भी 2024 का ही प्रीलिम्स दूंगा सर। जी, मन्नू जी दे रहे हो 2024 का मन्नू। प्रीलिम्स, और कौन दे रहा है? गुंजा भी दे रहे हैं? गुंजा दे रही, हाँ। यस हम्म। सर। और किशन 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 आप दे रहे हैं? सर मैं राज। अरविंद कुशवाहा हूँ। हम्म हेलो सर, अरविंद, मैं हाँ। भी 2024 का अटेम्प्ट करूंगा। पेशर हूँ सर अभी। ठीक है, अरविंद जी हो गए, गुंजा हो गई। एक रेखा राजरेखा आप है, दे रहे ज्वाइन हो? किया कि हाँ। राजरेखा, हाँ। बी लिटिल फास्ट ना, क्योंकि सेशन थोड़ा सा छोटा ही है, मतलब हाँ। 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 20 यस, मिनट का एक, सेशन हाँ। है शायद। तो हाँ, तो इसमें ठीक और है, मुरली, राजरेखा देने वाले हैं, हाँ। और मिश्रा, विजय प्रिया, मौर्य है। विजय विजय मौर्य देंगे। अ, जी। अनुराग जुड़े होंगे, अनुराग देंगे। आप कई लोग सारे लोग हैं, प्रोएक्टिव हाँ रहना हाँ। ना, थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उसको पेशेंसली सुनने की कोशिश करना, और जो भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे उसको आप प्लीज संभाल के रखना। लास्ट में हम छोटा सा सेशन रखेंगे जिसमें आपके डाउट्स को हम लेंगे, और बीच में भी अगर कोई सुझाव आएंगे तो प्लीज इंटरप्ट कर देना आप, ठीक है? हाँ, और अपना अपना माइक अब सब लोग म्यूट कर लो। प्रिया, मनु, अपना अपना माइक म्यूट कर लो। जी, गुंजा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट की लाइक जो भी 24 के अटेम्प्ट को परस्यू करने वाले हैं। थोड़ा अप्रोच ना डिफरेंट होता है, 25 वालों के लिए डिफरेंट अप्रोच होगा, 26 वालों के लिए डिफरेंट अप्रोच होगा, 24 वालों के लिए इंटायरली डिफरेंट अप्रोच होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी 10 चल रहा है, जनवरी 8 हो रहा है, अभी 7 8 फेब मार्च अप्रैल मई, करीब करीब 4.5 महीने में गया है। आई think this is the time for you all to start focusing upon prelims perspective पर से, ठीक है? prelims के लिए फोकस करने के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो there are almost 4 to 5 things that has to be kept in mind. सबसे पहला और द foremost importance जिसका आता है वो है PYQs। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लो कि अगली जो होगी ना वो किस किस चीजों की होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PYQs के ऊपर, दूसरा हम बात करेंगे बेसिक्स प्लस, तीसरा हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के ऊपर, चौथा हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है? और एक एस्पेक्ट जो और आएगा इसके साथ वो होगा सी सेट के ऊपर, ठीक है? मेजर 4 5 चीजों में ये जो पूरी चर्चा होगी वो कवर होगी। तो दो फॉर 2024 अटेम्प्ट, आई जस्ट आस्क देम कि आपने PYQs के इम्पोर्टेंस कितना सही या कितना कम समझा है, या आपको लाइक क्या लगता है कि PYQs कितने जरूरी होने चाहिए, और आपने PYQs को लाइक लाइक अटेम्प्ट करने के लिए कैसे, क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या अप्रोच किया है, कितने PYQs आपने देखे हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि PYQs कैसे देखने चाहिए शुरू से लेके लाइक 10 साल का देखना चाहिए, 15 साल का देखना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हो ना PYQs को लेके, ठीक है? वो जस्ट आप ना एक दो लोग कम से कम बता दो कि क्या कुछ मिथ्स हैं आपके लिए, या कि कुछ ऐसे परसेप्शंस हैं कि PYQs जरूरी हैं नहीं है। अरविंद बता सकता है, गुंजा बता सकती है, विजय बता सकते हैं।
सर मैं विजय Come on, बोल रहा come on, हूँ। open up. हाँ जी विजय, जी विजय। हाँ विजय बोलो, हाँ। सर मैं इस समय ओनली आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन सर एनालिसिस में फिर उतना ही नोट्स बन जा रहा है। नहीं, तो अब मैं उस पे आऊंगा धीरे से, पहले आप पीवाईक्यूज के ऊपर ठीक थोड़ी सी है। बात कर लेते हैं, राइट? टेस्ट यस सीरीज सर। का मैंने बताया ना कि नंबर 3 पे टेस्ट सीरीज आएगा, टेस्ट सीरीज के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, डोंट वरी। पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस को आप कितना कम या कितना ज्यादा यू नो सर इसको मैं आंकते हो? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि एनालिसिस पढ़ने के बाद सर पीवाईक्यू देने पे ही एनालिसिस हो पाता है कि हाँ हमने कहाँ कहाँ टॉपिक छोड़ा। हम्म। यस और सर। कुछ किया आपने पीवाईक्यूज अभी कुछ सालों के? यस सर, मैं 22 का एनसीईआरटी पेपर के। देखा, 23 का पेपर देखा? यस सर, 22 का देखा। 22 का पेपर देखा, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे थे उससे? सर 40 के आसपास। 40 के आसपास। दैट्स यस। दैट्स ग्रेट। और कुछ आपने देखना, कुछ एक ट्रेड्स होते हैं पीवाईक्यूज के। पीवाईक्यूज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। कुछ ट्रेड्स होते हैं पीवाईक्यूज के, उन ट्रेड्स को लाइक कुछ आपके एनालिसिस के बेसिस पे कुछ ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश की कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और कौन से सोर्सेज को मैं पढ़ूंगा और किस प्रकार से पढ़ूंगा कि लाइक इन उस क्वेश्चंस को और आसानी से मैं हैंडल कर पाऊंगा। जो भी आपने सर पीवाईक्यूज को लेकर सोचा हो, अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ने के बाद एनालिसिस कर पाते हैं और पीवाईक्यूज देखने के बाद, और कुछ? एनीबडी एल्स? सी आई डोंट वांट दिस टू बी अ मोनोलॉग, ठीक है? 1 घंटे का सेशन, obviously if you all want I can just go on talking about what I think about what is important and what is not important, but what will help more is what do you think about the importance of specific things in these all topics, PYQs, basics, etc. ठीक है? So if you are hesitant, try to come forward. I'm like मैं like आपके ही बीच में से एक फ्रेंड जैसे ही हैं, डोंट एस्पिरेंट डोंट, हूँ जो हाँ कि साई लाइक अब दैट। हाँ सेलेक्टेड हो चुका हूँ, ठीक है? आई हैव ऑल्सो गिवन 6 years of my preparation, of my time in this preparation thing. 4 अटेम्प्ट लगे मेरे को निकालने के लिए। इसके पहले मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, एक बार प्रीलिम्स भी फेल हुआ। इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया था, उसमें भी मैं प्रीलिम्स फेल हो गया था। तो इट्स नॉट समथिंग कि जो मुझे ही सब आता है और आप एकदम बैठ के सुनते रहेंगे, आपको चीजें पता चल जाएंगी। इट विल बी मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशन, जहाँ पे कि कुछ आपके इश्यूज होंगे जिसको बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू डील विद दोज इश्यूज, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड डाउट्स व्हिच आई विल आल्सो बी इन द पोजीशन नॉट टू एक्सप्लेन इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर, ठीक है? बट रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आज कल या इन द सब्सिक्वेंट सीरीज अगर हम कर रहे हैं फ्यूचर में, तो वो क्लियर होंगे, ठीक है? क्योंकि मन्नू, यहाँ मन्नू पे गुंजा और राजरेखा, आप लोग बोलो ना, आप लोगों ने दिया भी है और फिर देने का प्रयास है, क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो, क्यों नहीं पूछते अगर कोई चीज है तो? मन्नू, गुंजा, राजरेखा, सर मेरा एक विजय, हाँ। क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं मतलब पिछले ईयर दिए थे तो नहीं जो, मेरा 12 नंबर से रुक गया था जीएस, तो उसी साइड थोड़ा वीक है, इसके लिए हम क्या करें? और हम सोच रहे जीएस हैं कि रुका था कि सीसेट रुका था? सी साइड। सीसेट 12 नंबर से रुका था, दैट मीन्स कि आपने 54 नंबर पाए थे। हाँ सर। और सर ठीक इस है, समय हम जीएस क्या में कितने करें? नंबर आए थे? जीएस में कितने नंबर आए थे आपके? जीएस में मेरा 110 नंबर आए थे। 110? हम्म। हम्म, ठीक है, चलिए हम बात इस टाइम करते हैं इसके मतलब ऊपर, इस ठीक है? टाइम क्या करें, किस पर फोकस करें? टेस्ट सीरीज पर करें या किस चीज पे करें कि मेरा पकड़ हो? कैसे हम उसे मैनेज करें सी सेट? और हम सोच रहे हैं सर कि आईएएस के साथ साथ क्या स्टेट पीसीएस भी दे सकते हैं? ठीक है गुंजा, एल 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 कम टू, ठीक है? तो गाइज राजरेखा, सबसे पहले हाँ। राजरेखा, आप भी कुछ बता दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल।
राजरेखा शायद इन्होंने ओके ओके, हाँ डिस्कनेक्टेड। ठीक है सर, विवेक सर, हाँ तो देखो पीवाईक्यूज आर समथिंग जो कि आपके लिए एक आईना का काम करता है, और इसके इम्पोर्टेंस को जितना भी हम इम्फेसाइज करें उतना ही कम है। गुंजा ने जैसा बताया लास्ट ईयर उसने दिया था 110 नंबर उसके आए थे। तो पीवाईक्यूज 2-3 रीजन से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला रीजन ये होता है कि कई सारे क्वेश्चंस ना वहाँ के रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस लगाओगे तो कम से कम 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको ये तय करना पड़ता है किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने ही हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले 5 सालों के ट्रेंड को देखो ना, तो कट ऑफ 100 नंबर से ज्यादा गया नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 टू 2023, 23 के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, लेकिन 2018 से 22 की अगर बात करोगे तो 2018 के कट ऑफ शायद 99 98 गए थे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली कट ऑफ डिक्रीज हुए, और रिसेंटली 2022 का कट ऑफ 88 87 गया था। ठीक है, सो एक जो हमें आइडिया इस चीज से लेना चाहिए वो ये कि अगर आप 50% भी सवाल सही ढंग से कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर इन। ठीक है, इसका मतलब ये हम मानते हैं कि जो 50% सवाल होते हैं वो या तो आप कर पाने की स्थिति में नहीं होते हो, या तो आप वहाँ पे कि कई प्रकार के डाउट्स होते हैं, कई अतरंगी से सवाल भी आ जाते हैं वहाँ पे कि यार ये मैंने पढ़ा एग्रीकल्चर था लेकिन एग्रीकल्चर में पता नहीं कहाँ सवाल पूछा। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही वियर्ड से होते हैं, जो कि आप कर पाने की स्थिति में नहीं होते। तो पीवाईक्यूज हमें ये बताता है कि हमें क्या नहीं फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2021 या 2022 में एक क्वेश्चन आया था, कुछ कोई केस के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें 2-3 स्टेटमेंट्स थे, जिसमें कोई एक लेडी का नाम था, कॉन्जुगल राइट्स, मैरिज राइट्स और कुछ एजुकेशन से लेके 3-4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। वैसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार, जो कि आप किसी भी नॉर्मल सोर्सेज, अभी बस हम बेसिक सोर्सेज की बात करेंगे, तो नॉर्मल सोर्सेज अगर आप वो पढ़ाई कर रहे हो आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, तो उससे वो पूरा हो नहीं पाता। तो व्हाट डू वी डू इज कि उन सवालों को हम पकड़ते हैं, उसके सोर्सेज के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, और हम पूरा साल भर इस चीज में अपना खपा देते हैं कि ऐसे सवाल हमसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं जो कि इतने इतने वियर्ड से हैं। और इन सब के बीच में हम वो चीज भूल जाते हैं कि जो सवाल हम 40 से 50 सवाल ऐसे थे जो कि हम किसी भी जो बेसिक सोर्सेज उसको फॉलो करके हम कर पाते, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरी लर्निंग वहां से ये आती है कि हमें सारे सवालों को के जवाब को नहीं जानने की कोशिश करनी है। बेसिकली हमें उन एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है जिसके कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कम पढ़ाई में हम ज्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा तीसरा एस्पेक्ट ये होता है पीवाईक्यूज का कि एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है, हालांकि वो थोड़ा सा और अधिक आप मेहनत करोगे तो समझ में आता है, जिसको हम चिट कोड्स बोलते हैं। चिट कोड्स हालांकि एकदम आखिरी में आता है। चिट कोड हैज टू बैकअप विद योर प्रायर नॉलेज, प्रायर एक्सपीरियंस एज वेल एज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो भी हालांकि एक चीज होता है, दुनिया भर के वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब वगैरह पे, बट यू डू नॉट हैव टू गेट कैरिड अवे विद दोज वीडियोस, यू हैव टू एनालाइज बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक डेटा होता है, बहुत ऐसे स्ट्रेट से वर्ड्स होते हैं, एकदम से जैसे कि कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि ऑल द टर्टल दे आर कार्निवोर्स। ठीक है, तो काफी ऐसे एक्सट्रीम से स्टेटमेंट्स होते हैं, तो मोस्टली वो गलत होते हैं। कई ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। तो दीज ऑल थिंग्स विल कम विद द प्रैक्टिस, बट पीवाईक्यूज हेल्प यू इन एनालाइजिंग कि क्वेश्चंस किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, अब पीवाईक्यूज को देखने के बाद हमें उससे लर्निंग्स क्या क्या लेनी है। पहली लर्निंग्स तो ये लेनी है कि जब भी आप पीवाईक्यू देख रहे हो तो पीवाईक्यूज के किसी पीवाईक्यू किसी एक सवाल के ना लाइक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। कोई एक सवाल आएगा, सवाल के नीचे जो 4 ऑप्शंस होंगे, उन चारों ऑप्शंस से प्लस उस सवाल के भीतर कई सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपको अपने दिमाग को खपाने की आवश्यकता पड़ती है, उसके ऊपर आपको रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आप करोगे।
एग्जाम्पल, आप कोई भी सवाल उठा लो, हिस्ट्री का कोई सवाल उठा लो या तो पॉलिटिक्स का कोई सवाल उठा लो। एक सवाल आया था 2018 या 2019 में। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको एक कनेक्टेडनेस वाली फीलिंग आए। अदरवाइज सवाल मोस्टली ऐसे ही होते हैं जिसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स के बेसिस पे अगली बार सवाल बन पाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट किए जाते हैं। एक सवाल आता है 2018 या 19 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीटीज या बोधिसत्वाज इज कंसिडर्ड एज द फ्यूचर बुद्धा। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, एक मैत्रेय का ऑप्शन होता है और पद्मपाणि का ऑप्शन होता है, कई 4 ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें आपके पास 5 कीवर्ड्स मिले। एक कीवर्ड मिला फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, और बाकी जो 4 कीवर्ड्स मिले वो चारों आपके ऑप्शंस के मिले, मैत्रेय, पद्मपाणि और फिर जो भी 1-2 ऑप्शंस और थे। तो आपको क्या करना है कि इन पांचों कीवर्ड्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको गूगल पे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखो फ्यूचर बुद्धा यूपीएससी, गूगल पे सर्च करोगे ना, तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आएगी। तो होपफुली काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही पता होती हैं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली हिस्ट्री के सोर्सेज को रेफर किया है, पढ़ाई की है। तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ थोड़ी सी आपको नई लगती है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर लोगे। बाकी जो चीज़ें आपको पहले से पता है वो आप नोट डाउन नहीं करोगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज योर PYQ। कीवर्ड्स आपको गूगल पे सर्च करने हैं यूपीएससी का टैग डाल के, ताकि यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वहां से आप पता कर सको और वो उसको आप देख सको। सब्सिक्वेंटली अगर एग्जाम में क्वेश्चंस उस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगली बार हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि मैत्रेय को क्या बोलते हैं। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दे देंगे और फिर उसमें इफ यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दोस PYQs, तो आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। और एक बेनिफिट जो PYQs का ये होता है कि इट इनहेंसेस योर कॉन्फिडेंस। इनहेंसेस योर कॉन्फिडेंस इन अ सेंस दैट कई ऐसे सवाल होते हैं ना जो कि बहुत बेसिक से होते हैं और फिर वो बहुत बेसिक से किताबों में दिए गए होते हैं। और अगर आपने उन बेसिक सोर्सेज को बहुत बेहतर ढंग से नहीं किया होता है तब उसको कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। 2023 में कई सारे क्वेश्चन सीधे लिफ्ट किए गए थे एनसीईआरटी से, और दिस इज द केस विद ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जहाँ पे कि बहुत ऐसे बेसिक से दिखने वाले सवाल जो कि लगता है कि यार ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन वो सवाल बेसिक आपके सोर्सेज से पूछे जाते हैं। इस बार ज्योग्राफी कई सारे क्वेश्चन आए थे। एक अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन आया था, वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, वो सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया था। हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और ये मान के चला जा सकता है कि जो जो बेसिक सोर्सेज, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, हाँ, ये सारी चीजें अगर आपने की हुई हैं तो उन सारे सवालों को आप कम कंफ्यूजन के साथ सॉल्व कर पाने की स्थिति में होते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट PYQs दैट आई थिंक वाज इम्पोर्टेंट टू टेल यू ऑन। कुछ और बात करनी हो तो आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अगर PYQs को लेकर कुछ डाउट्स हो आपके दिमाग में तो यू कैन जस्ट आस्क, अदरवाइज आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अगर किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कुछ पूछना हो, जैसा विवेक सर ने बताया, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने को समझना है कि आगे हमें कैसे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये है कि पीछे को देख के हमें आगे बढ़ना है, तो उससे ट्रेंड मिलता है कि हम कैसे चल सकते हैं। किसी को पूछना हो प्लीज कॉल इमीडिएटली। सर सर जैसे जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं या टेस्ट सीरीज देते हैं सर, तो उस समय टाइम को मैनेजमेंट थोड़ा सर नहीं कर पाते हम लोग। मनु, तुम सर क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी ये केवल पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो तुम पूछो। जनरल जी क्वेश्चन तो सर। बात की बात है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे देखना है, कैसे पढ़ के उसे ग्रैस्प करना है, इस पे अगर कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई बात नहीं प्रीवियस मनु। ईयर, हाँ जी हाँ। Manu, I'll come back to your question shortly. जी I'll जी just सर। end this topic with the emphasis again कि PYQs are very much important. उसके इम्पोर्टेंस को आप जितना ज्यादा समझो उतना ही अधिक जरूरी है। अदरवाइज sooner or later you will realize कि नहीं, PYQs are indeed very important parts of your preparation journey.
not only with UPSC but with state PCS also. For example, UP PCS में घटना चक्र करके एक बुक आती है जहाँ पे केवल PYQs होते हैं, ना सिर्फ स्टेट PCS के बल्कि UPSC और दूसरे स्टेट PCS के। तो मोस्टली लोग वही रेफर करते हैं और फिर सिलेक्शंस वहां से भी प्रीलिम्स में होते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट दैट आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज basics or NCERTs. Not all NCERTs are important, but few NCERTs are very much important. List you must know कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और आपने कहीं सुनी भी होंगी इन सारे NCERTs के बारे में, but just for the sake of repetition or for the sake of emphasizing its importance, I'll just tell you one more time कि ये NCERTs important हैं। ज्योग्राफी की NCERT क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, NCERT क्लास 12 की is most important। ठीक है। Economy class 11th NCERT is one of the most important booklet that you should and you must refer to। And there's one more book, chemistry की किताब, हाँ केमिस्ट्री की किताब जिसमें केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की, हाँ सॉरी, और केमिस्ट्री की किताब जिसमें इन्वायरमेंट के पोर्शन दिए हुए हैं लास्ट के 2-3 चैप्टर्स में, दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर बुक, बायोलॉजी क्लास 12 लास्ट में बायोटेक के कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, 2-3 चैप्टर्स आर देयर, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वो इतने सारे एनसीईआरटीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर नॉट एबल टू grasp the concepts given in class 11th or 12th के NCERT of geography, so you can go with 6 to 12th NCERTs। ठीक है। और बाकी के जो NCERTs हैं, like there is a very common notion or perception that NCERTs from plus 6 to 12th are very much important, but this is not the case। Always you must have that idea in your mind कि हमेशा आपके पास टाइम कम होता है और उसमें आपको ज्यादा चीजें करनी होती हैं, तो हमेशा आप चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग एनसीईआरटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट इफ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम ना, तो सबसे पहले आप के ऑर्डर में सबसे ऊपर उन एनसीईआरटी के बारे में भी मैंने चर्चा की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम है, लग्जरी है, 26 के अटेम्प्ट वाले हैं तो वो 6 से 12 में आराम से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। बट वन थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि एनसीईआरटीज आर द बेसिक बुक्स एंड दे आर द एडवांस्ड बुक ऑल्सो। तो लॉट ऑफ अस आर इन परसेप्शन दैट कि पहले हम एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस किताबों के ऊपर जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटीज में तो बस ऐसे ही हमें समझने के लिए चीजें दी हुई होती हैं। दिस इज नॉट द केस। एनसीईआरटीज आर लाइक द बाइबल ऑफ योर प्रिपरेशन। Most of the questions that we are not able to do and others are able to do are mostly lifted from NCERT directly। जिन्होंने 23 का अटेम्प्ट दिया है, 22 का अटेम्प्ट दिया है या 21 के पेपर देखे हैं और उन्होंने ढंग से एनालाइज किया है, ये चीज शायद हमसे कॉन्कर करेंगे कि नहीं, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि सीधे पूछ जाता है और दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नोवेयर मेंशन्ड इन अदर बुक्स। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप जो स्टैंडर्ड किताबें जानते हो, सोचते हो, पॉलिटी की किताब हो गई या हिस्ट्री की किताब हो गई, ज्योग्राफी की किताब हो गई, उन सारे किताबों में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए होते। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी, इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी, तो उसमें कई सारे मैप्स होते हैं, कई सारे बॉक्सेस होते हैं, कई सारे लाइक ट्रेवलर्स के उसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं बॉक्सेस में, तो उन बॉक्सेस से क्वेश्चंस लिफ्ट किए जाते हैं। तो एनसीईआरटीज आर रिटन इन सच अ वे कि वो आपको एक कंप्लीट आइडिया देते हैं, और उस कंप्लीट आइडिया को अगर आपने ढंग से समझा है और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको आपने PYQs के हेल्प से एनालाइज किया है, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू लुक इनटू द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इसके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस, मेरे को लगता है कि हिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन जिसको विच आर सीमिंगली लुकिंग वेरी टफ, they are lifted directly from NCERT। और आपने ध्यान दिया होगा कि हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में इतने सारे मैप्स हैं जहाँ पे कि सीधे क्वेश्चंस लाइक एक मैप आपको बना के दे दिया, तो इसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है
which is found in current Andhra Pradesh region. करके there was a question, और this was nowhere written as a as a literature form, sentences में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन एक मैप था एनसीईआरटी में जहाँ पे कि इंडिया के मैप में जो आंध्र प्रदेश का रीजन जहाँ पे वो स्टेट होता है वहाँ पे एक पॉइंट था रीजन, उस रीजन का नाम लिखा हुआ था और दिस वाज इन आंध्र प्रदेश। देश की ये स्पेसिफिक रीजन वर्तमान भारत के से राज्य में स्थित है। दो थे, तो answer to this question was Andhra Pradesh, and this could happen only if you have analyzed your NCERTs very thoroughly, including maps. There was one more question जिसमें 2, 3, 4 फॉरेन स्कॉलर्स के नाम लिखा हुआ था, वॉल्टर इलियट, अलेक्जेंडर रिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या थे? तो 4 ऑप्शंस थे उसमें कि वो हिस्टोरियंस थे, ट्रेवलॉग्स थे, स्कल्प्टर्स थे, वगैरह वगैरह। दिस वाज वेरी क्लियरली रिटन इन एनसीईआरटी। उन 4 नाम में से 2 नाम तो एनसीईआरटी में लिखे हुए थे कि सांची के स्तूप और जब अमरावती के स्तूपों की जब खुदाई वगैरह हो रही थी तो वहाँ पे इन सारे हिस्टोरियंस, ये सारे जो हिस्टोरिकल एक्सकवेटर्स, जो एएसआई जिसको अभी आप बोलते हैं, तो उससे जुड़े लोग थे और वो वहां पे गए थे, उन्होंने खुदाई की थी वगैरह वगैरह, वहां से चीजें मिली थी। दीज थिंग्स आर नो वेयर रिटन इन एनी अदर सोर्स अदर देन एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपको अगर केवल एनसीईआरटी कर ले रहे हो तो ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, these questions can either be done by you and everybody else, or this cannot be done by anybody else. So rather than focusing upon the questions जो कि कहीं से भी पूछा जा रहा हो उसके ऊपर भागने के बजाय आप एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेक श्योर कि आप उन सारे सवालों को गलत ना करो। अगर इतनी कैपेसिटी आप डेवलप कर पाने की स्थिति में होते हो तो आई डोंट थिंक आपको इतनी समस्याएं फिल्म्स के लाइक पेपर 1 में होंगी। बायोटेक से क्वेश्चन कई बार आता है। 2019 या 2020 में क्वेश्चन था कि बॉलगट 1 बॉलगट 2 टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। एयर डीएनए करके क्वेश्चन आया था इस बार, वो क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से लिफ्ट किया गया था बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑब्वियसली। और रेखा ने कुछ बोला है, सॉरी। In history of class 11 12 4 books are there, then it is important to all these books are fill in one. मैंने हिस्ट्री की क्लास 12 की किताब बोली आपको। क्लास 12 में there are 3 books, ठीक है। एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों ही किताबें बहुत जरूरी हैं। इवन इफ यू आर डूइंग स्पेक्ट्रम, इफ यू आर डूइंग आर.एस. शर्मा, इफ यू आर डूइंग सतीश चंद्रा, देन ऑल्सो यू हैव टू डू दिस क्लास 12 की नई वाली एनसीईआरटी डिलीजेंटली। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 की एनसीईआरटी गेस इट्स वर्ड हिस्ट्री। द वर्ड हिस्ट्री विल कम इन मेंस वाला सिलेबस में। वर्ड हिस्ट्री इज नॉट देयर इन फिल्म सिलेबस, ठीक है। So as far as history is concerned, only class 12th NCERT, which are those 3 books, they are very important. ठीक है, others you can safely skip, and if you have time, as in if you are preparing for 2025, 2026, you can go from class 6 to class 12th NCERT. ठीक है। और बेसिक किताबें वही 4-5 हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, और environment, sorry, economy के लिए whatever book you are referring to, for example somebody refer to Sanjeev Verma book, somebody refer to Vivek Singh sir की book, somebody refer to रमेश सिंह की book. So you can refer to any book that you want, but the whole book is not to be read from tip to toe. उसमें से कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड वो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसका आइडिया आपको बेहतर तब लग पाएगा जब आपने पीवाईक्यूज कायदे से किया होगा। और पर्सनली आई फॉलोड मुन्नाल सर के इकोनॉमी के वीडियोस एंड उनके नोट्स फॉर इकोनॉमी, और दैट सफिशिएंटली कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द मेजर टॉपिक्स दैट आर रेलेवेंट फॉर इकोनॉमी, ठीक है। सो दिस सर माइक म्यूट हो गया आपका। सर माइक म्यूट है। sorry, this is all I did for basic sources and NCERTs. In case if you are having any kind of doubt,
in what kind of sources you should refer to. So I give you just 1-2 minutes. You can we can just discuss more about it. Otherwise, I'll go to the next part. Yes, anybody? किसी को कुछ हाँ, yes, पूछना हो sir. बोलना हो बोले प्लीज। हाँ यस यस सर, मैं जी पूछना पुष्पलता। चाहूंगी। सर जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, पहले बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 11th-12th साइंस बैकग्राउंड से किया है, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी इनका। तो मैं ठीक है। पहले अपना बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ, पर मैंने कई जगह कई इंटरव्यूज में देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ बोलते हैं न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, तो दोनों में से कौन सी पढ़ना है? बहुत क्विकली मैं विवेक सर इसको ये जी पुष्पलता है। पुष्पलता जी सर। है, इसने मध्य प्रदेश बोर्ड में टॉप किया था 12th में। अभी सी इज डूइंग गुड एट इंदौर। तो बेसिक इसका थॉट बना हुआ है, बढ़िया पढ़े। थोड़ा सा गाइड जैसा बोल देगा देंगे इसको बेटर होगा जी। Congratulations पुष्पलता से पहले तो इट्स अ वेरी बिग थैंक यू यू सो नो मच बिग सर। अचीवमेंट, बिग फीट किसी स्टेट में टॉप करना। I was the topper of district if I would try to put this into context. तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी कर सकता है, तो फिर तुम तो स्टेट टॉपर हो, तो इट्स नॉट वेरी बिग थिंग टू डू। ऑब्वियसली यहाँ पे 221 लोग हमारे साथ ट्रेनिंग करने वाले सबने किया है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल व्हेन यू गो इनटू दिस व्हेन यू कम इनटू दिस लाइक दिस सर्विस ना, तो लगता है कि नहीं यार, इट वाज नॉट दैट बिग, इट वाज नॉट दैट टफ। only thing that we required is proper guidance, proper strategy and hard work in the right direction. ठीक है। यस सर। हाँ, एंड अबाउट दिस ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, और टेंशन मतलब सबके साइंस बैकग्राउंड ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, इनफैक्ट दोज हु आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड इन क्लास 11-12 दे स्ट्रगल मोर विद देयर प्रिपरेशन। साइंस वाले अच्छा करते हैं। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, देयर इज नो सेट रूल। पहले मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी क्योंकि मैंने 2018 से तैयारी करना शुरू किया था। उस समय तक नई एनसीईआरटी का उतना क्रेज नहीं था, बट एज ऑफ नाउ न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज्यादा लिफ्ट किए जा रहे हैं। और इफ यू ट्राई टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाई डू पीपल से कि ओल्ड पढ़नी चाहिए न्यू पढ़नी चाहिए ना, तो उसके पीछे का केवल एक होता है कि यार सर हमें चेंज करना है क्या नए लिंक में? नहीं, 1 मिनट है अभी 1 मिनट है, अभी कंटिन्यू कीजिए। मैं इंफॉर्मेशन के लिए बस भेज रहा हूँ जी। हाँ सर तो आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ो। जिन्होंने भी ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया हुआ है, आई वुड सजेस्ट देम कि कीप ऑन रीडिंग ओल्ड एनसीईआरटी। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू फॉलो दो सोर्सेज डिलीजेंटली। क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। दिस हैज टू बी कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू कीप। ठीक है, और ऑब्वियसली तो एक बार सर, हाँ बोलो। सर ऐसा है क्या कि दोनों का कंटेंट डिफरेंट होता है या फिर दोनों में सेम कंटेंट होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, ऐसा कुछ? कंटेंट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफर करेगा, बट द बेसिक थीम अंडरलाइंग इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू इज ऑलवेज गुड। ठीक है, और जिन्होंने ओल्ड पढ़ा है आई वुड सजेस्ट देम कि आप ओल्ड फॉलो करते रहो। देयर इज नथिंग लाइक कि आपको ओल्ड ही पढ़नी है या न्यू ही पढ़नी है, तो दोनों में से दोनों पढ़नी है। ठीक है, आप कोई पढ़ सकते हो। द ओनली थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन। पुष्पलता, डू यू वांट टू ऐड सम मोर थिंग अबाउट इट कि इज इट क्लियर्ड? नहीं ठीक है, नेवर माइंड। सो आई गेस बेसिक्स और एनसीईआरटीज रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके दिमाग में थे वो मोस्टली क्लियर हुए होंगे। ठीक है, एटलीस्ट आई होप सो। जी। टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम यू कि किसने पूछा था कि ओनली आईएएस से अपन क्वेश्चन करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। मनु। हाँ मनु। जी सर। हाँ, क्या पूछा था, फिर से पूछना एक बार। सर पूछे ये थे कि मान लीजिए जो जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो उस समय सर टाइम मैनेजमेंट या टेस्ट सीरीज देते हैं तो टाइम से ओवर हो जाता है सर, और हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं सर। सर उसको कैसे किया जाए? देखो, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर 1 के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू विद प्रिपरेशन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चंस आर नॉट यू नो दे आर नॉट
ऑफ दोज टाइप्स के जहाँ पे आपको बहुत कैलकुलेशन करना है, बहुत आपको समझना सोचना है, आइदर यू नो और यू डोंट नो। और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो द नॉर्मल टाइम दैट यू नो और मतलब वेल प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट टेक्स इज 1.2 to 1.3 आवर्स। सवा घंटे से 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट लगते हैं किसी क्वेश्चन को, किसी टेस्ट को पूरा सॉल्व करने में। तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो या तो वो इस वजह से है कि आपने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं की है, या तो इस वजह से है कि आप मन लगा के टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपके दिमाग में और भी चीजें चल रही हैं। या होता है ना कई बार कि हम उस टाइम पे टेस्ट देना शुरू करते हैं जब हम एकदम बोर हो रहे होते हैं या कुछ करने का मन नहीं करता, सोचते हैं चलो टेस्ट सीरीज दे ले। तो ऑब्वियसली वहां पे आप टाइम जी। मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे और वहां पे चीजें आपको थोड़ी सी ठीक समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, सी सेट में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है, बट दैट इज टू बी नो एनहेंस्ड ओनली विद द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करोगे टाइम उतना ही कम लगेगा। और पेपर वन में देयर इज नथिंग लाइक कि आपको इतना ज्यादा टाइम लगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इट इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड इट कम्स विद मोर प्रिपरेशन एंड नॉलेज। ठीक है, टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, आपको अभी फॉर द नेक्स्ट 4.5 मंथ्स कम से कम 40 से 60 टेस्ट सीरीज तो कर लेने चाहिए। ठीक है, और वो ऐसे करना चाहिए कि अभी 140 दिन 135 दिन के आसपास का टाइम बचा है गेस, तो कम से कम 40 से 60 टेस्ट सीरीज आप करोगे। एक टेस्ट सीरीज करने के लिए आप टाइम दोगे कम से कम 5 घंटे। उन 5 घंटों में आप टाइम डिवाइड ऐसे करोगे कि 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट के आसपास आप टेस्ट दोगे, और कम से कम 2.5 से 3.5 घंटे आप उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने में टाइम दोगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज करने के भी कई तरीके होते हैं। आप एक अपना ऑप्टिमम ऑप्टिमम अटेम्प्ट समझने की कोशिश करते हो। कई लोगों की एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है तो उनके 70 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन में भी सिलेक्शन हो जाते हैं। कई लोगों की एक्यूरेसी ठीक नहीं होती तो उनके मोर देन 90% लाइक 90+ क्वेश्चन करने होते हैं। और फ्यू आर ऑफ ओपिनियन दैट कि आप पूरा क्वेश्चन ही आपको टिक करके आना होता है एग्जाम में। तो ऑल दीज ऑप्शंस, ऑल दीज चॉइसेस आर लॉजिकल, दे आर एप्लीकेबल। द ओनली थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज कि उसके पहले आपने इतना तैयारी किया हो कि आपको अपना ऑप्टिमम पता हो। आप टेस्ट सीरीज में 70 क्वेश्चन करके जा रहे हो, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, और एकदम से आप अपने एग्जाम में, ओरिजिनल एग्जाम में आप उसको चेंज करके 90+ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपके लाइक सिलेक्शन के चांसेस घटते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज में 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कर रहे हो तो अचानक से आप ओरिजिनल एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने केवल 60 क्वेश्चन किए, 65 क्वेश्चन किए, 70 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो दिस ऑप्टिमम अटेम्प्ट हैज टू बी केप्ट इन माइंड एंड दैट कम्स विद प्रैक्टिस। पहले आप शुरुआत के कुछ टेस्ट में आप ये कर लो कि जो आपको एकदम से आ रहा है वो करो, फिर देखो कितना गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। उसके बाद आप ये कर लो कि आप वो लॉजिकल गेस होता है, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद ऑप्शन तो वहां से जो किया, किसी लॉजिक के थ्रू आपने एक ऑप्शन को टिक किया, दूसरे को एलिमिनेट किया, तो उसके बाद देखो वहां से कितने गलत हो रहे हैं। अगर वहां से ज्यादा सही हो रहे हैं, कम गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप गेस ले सकते हो, लॉजिकल गेस ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको दम नहीं आ रहा है, और लाइक तीन ऑप्शन सबको डाउन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो उसमें कई क्वेश्चन आप कर पाने की स्थिति में हो तो वो आप करते हो, क्योंकि वो गट फीलिंग, देयर समथिंग कॉल्ड गट फीलिंग, वो कहती है कि नहीं, आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस सीम्स मोर प्रोबेबल। और उसके बाद वो कितना सही या कितना गलत हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स यू आइडेंटिफाई योर ओन कंफर्ट जोन कि आपके कितने क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, और फिर उसके हिसाब से आपके 110 120 नंबर तक आने चाहिए। अभी तो थोड़े कम भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन विद द पासिंग टाइम टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आपके आने चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस और आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो, लाइक 10-12 टेस्ट सीरीज कर लेते हो, तो यू गेट एन आइडिया, आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर पाते हो। तो उसके उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये लाइक इट कैन बी सेफली सेट कि आप अगर 100+ मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर गुड टू गो। ऑब्वियसली कई बार ऐसा भी होता है कि आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं, 90 नंबर भी आ रहे हैं, तो भी आप कर पाते हो, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट यू कैरी एंड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच यू आर व्हाइल यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन। तो कई सारे फैक्टर्स पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन आपको फेयरली आइडिया हो जाता है। आपके कॉन्फिडेंस, आपके नॉलेज से ये आपको ये एहसास हो जाता है कि आप सही लाइन पे जा रहे हो कि नहीं। शुरुआत के आप कुछ पेपर सॉल्व करोगे, आपको लगने लगेगा कि यार
आपको रिवीजन चाहिए, कि आपको वापस से एक लाइक रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए अपने पूरे स्ट्रेटजी में, कि आपको बस फाइन ट्यूनिंग जी चाहिए, आप हिस्ट्री में गलत हो, कि आप पॉलिटी में गलत जा रहे हो, कि आप ज्योग्राफी में गलत कर रहे हो, तो बेस्ड अपॉन कि जो टेस्ट सीरीज आपको बता रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है आपकी कमियों के बारे में, आपके स्ट्रेंथ के बारे में, उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसको दूर करने की कोशिश करो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप टेस्ट सीरीज जब सॉल्व कर रहे होते हो तो पॉलिटी में तो अच्छे नंबर आते हैं, ज्योग्राफी में कई लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में अच्छे नंबर नहीं आते। ठीक है। और दिस इज द जनरल ट्रेंड, ऑब्वियसली, मतलब कुछ जनरल ट्रेंड भी होता है, साइंस एंड टेक में लोगों के उतने अच्छे नंबर नहीं आते, इन्वायरमेंट में भी ठीक ठाक ही नंबर आते हैं, मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं आते, क्योंकि इस समय क्वेश्चंस के लेवल काफी डिफरेंट से हो गए हैं। आर्ट एंड कल्चर में नंबर तो आते ही नहीं लोगों के। तो अगर जनरल ट्रेंड के साथ अगर आपकी तैयारी जा रही है, दैट मीन्स यू आर गुड। अगर जनरल ट्रेंड के खिलाफ अगर आपका जा रहा है, लाइक पॉलिटी में लोगों के ठीक ठाक नंबर आते हैं, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहीं तो कहीं कमी कर रहे हो। ठीक है, या तो अपने डिवीजन में कमी कर रहे हो, या तो अपने आप स्ट्रेटजी में कमी कर रहे हो, या तो आप कुछ और ही किताबें पढ़ रहे हो, कुछ और तरीके से पढ़ रहे हो, या आपका फोकस ही फिल्म्स के प्रति ओरिएंटेड ना हो के आप हो सकता है कि आपको लाइक मेन से ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, तो उस केस में भी आपके पॉलिटी में नंबर कम आते हैं, तो वो चीज़ आपको देखना है। एंड दैट थिंग विल हैपन विद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज समथिंग जिसमें कि आप ना अपने कोर्स को करेक्ट कर सकते हो, rather than relying upon some, some guide, some some seniors, some faculty, some teachers. You can rely ऑन टेस्ट सीरीज टू नो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आपको सही करने की जो दिशा है वो किधर होनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज एक्ट एज अ गुड कोर्स करेक्टर इन योर प्रिपरेशन जर्नी। एंड टेस्ट सीरीज आर नॉट ओनली मींट टू चेक योर प्रिपरेशन। ठीक है। हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं ज्यादातर कि कोई हमने किताब कोई हमने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद हमने क्या किया कि टेस्ट सीरीज से उसको लगाया, और फिर लगाने के बाद नंबर हमारे कम आए, तो हमें लगा कि नहीं, हमने तो पढ़ाई लग रहा है की नहीं है, तो हमारा नॉलेज उस लेवल का नहीं है। टेस्ट सीरीज इज obviously it is for like checking your knowledge is one aspect, but the most important aspect of test series is your own revision, क्योंकि यूपीएससी, there is no doubt in saying कि यूपीएससी can ask you anything and everything under the sun. ठीक है। but you have the limited capability to study everything and anything under the sun. तो आप क्या करोगे जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होते हो, तो उसमें कई ऐसी चीजें मिलती हैं आपको जो नहीं होती हैं आपके लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज उन सारी चीजों को आप एक नोट्स में लिखोगे, और नोट्स विल नॉट बी कि एकदम से पूरी कहानी उसमें आपने लिख दी। जब एक्सप्लेनेशन होता है, किसी ने पूछा था कि जब मैं नोट्स प्रोसेस करने के बाद जब मैं नोट्स बना रहा होता हूँ तो वो काफी लेंदी हो जाता है, वो खुद एक किताब से बन जाती है। तो आपको ये देखना है कि आप उसमें लिख क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सवाल है, सवाल का आपने उस सवाल को देखा, उसमें से आपने 3 ऑप्शंस को डाउट में रखा और एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो उन 3 ऑप्शंस को लाइक क्यों आपने डाउट में रखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपने पढ़ा, इसके पहले कहीं पढ़ा था लेकिन वो रिवीजन नहीं किया था, उस वजह से वो गलती हो रही है, तो आप को नोट्स वहां बनाने की जरूरत नहीं है। आप वापस से उस बेसिक सोर्स को रिवाइज कर सकते हो, और फिर से आप नए तरीके से आके उन सवालों को हैंडल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के उन्हीं क्वेश्चंस के नोट्स बनाने चाहिए जो कि फैक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फिल्म से पूछे जा सकते हैं, पहला। दूसरा, जो कि आपके लिए एकदम नए से है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है, जो आपने कहीं पढ़ा था लेकिन आप उसको बहुत बेहतर ढंग से कर नहीं पा रहे हो क्योंकि रिवाइज नहीं किया था, तो वो रिवीजन आप कोशिश करोगे कि आप अपनी प्रीवियस किताब से ही करो जिससे आपने पहले किया है। टेस्ट सीरीज की चीज़ों को वहाँ नोट्स में लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और टेस्ट सीरीज का एक काम ये होता है कि आप ऑब्वियसली, जो अभी मन्नू ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट, शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होगा, और कम से कम 2 से 3 आइट्रेशन में आपको वो टेस्ट सीरीज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो आपका एग्जाम होता है, ओरिजिनल एग्जाम होता है, वहाँ पे भी कम से कम 3 आइट्रेशन आपको आइडियली देना चाहिए। पहले आइट्रेशन में आपको उन सवालों को करना चाहिए जो कि आप एकदम से लग रहा है कि वो आपको आ रहे हैं। वैसे 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 35 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। कई बार 20-22 क्वेश्चन ही मिलते हैं ऐसे जो कि आपको आ रहे होते हैं। ठीक है। तो 25 से 35 क्वेश्चन आप पहले आइट्रेशन में कर पाने की स्थिति में होते हो, एंड देन उसमें आपके 1 घंटे 1 घंटा 10 मिनट तक जाता है, एंड देन अगेन यू कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1, देन यू अगेन स्टार्ट
लुकिंग फॉर दोज क्वेश्चन जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस में डाउट है, दो ऑप्शंस यू आर सेफली एबल टू एलिमिनेट। दोज क्वेश्चंस आल्सो हैव टू बी अटेम्प्टेड अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके 40-45 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं, लेकिन दैट इज वेरी रेयर। आई एम येट टू फाइंड a large sample pool of those people who are able to complete more than 40 questions in their first attempt itself। तो थोड़ा सा कम होता है वैसे इनकी संख्या, होते हैं लेकिन। तो इफ यू आर इन दैट कैटेगरी कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी और वेरी नॉलेजेबल। ठीक है। और दूसरा इटरेशन में ऑब्वियसली आपको वो चीजें करनी होती हैं जहाँ पे कि आपको एकदम से दो क्वेश्चन के लिमिट कर पाओ, लेकिन दो क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो, तो दोज क्वेश्चंस विल आल्सो बी अटेम्प्टेड बाय यू, ऑब्वियसली बाय लॉजिकल गेसिंग। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके लास्ट में 15-20 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिसमें कि आपको या तो एकदम से नहीं आ रहा है, या तो एक ऑप्शन का आप लिमिट कर पा रहे हो, तीन ऑप्शन का लिमिट नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें से आप ऑब्वियसली यू विल गो विद द गट फीलिंग, उसमें से भी आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। तो दिस अप्रोच यू विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर टेस्ट सीरीज, और उस हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओगे। और टेस्ट सीरीज ऐसे करना चाहिए आपको कि अगर आप सपोज कि यू आर वेरी गुड विथ योर हिस्ट्री, आपने मॉडर्न हिस्ट्री किया और पहले टेस्ट में आपके बेसिक वाला जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें आपके 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सही हो गया आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, तो यू कैन सेफली इग्नोर दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज। और उसके अलावा आप कहीं और जाके लाइक आर्ट एंड कल्चर अगर आपका थोड़ा कमजोर है तो आप वहाँ पे 2 के बजाय 4 टेस्ट सीरीज कर लो। पर पॉलिटी आपकी अच्छी है तो आप 4 के बजाय केवल 2 टेस्ट सीरीज करो। So try to revise your things also with the help of this test series. Revision is very important with the help of test series। तो वहां से आप कर सकते हो और फिर आप उस मूड में आते हो जब आप 4 महीने आपके एग्जाम के बचे होते हैं, तो सॉल्विंग लॉट ऑफ एमसीक्यूज विल विल एक्टिवेट योर माइंड। और आप जब भी कुछ रिवीजन करोगे वापस से आप अपनी किताबों को खोल के पढ़ना शुरू करोगे, तो वहां से भी आप उन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा बेहतर ढंग से फोकस कर पाओगे जो कि आपके लिए प्लेस में इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कम्स विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और फिर जितना पीवाईक्यूज आप अरे सॉरी जितना टेस्ट आप कर रहोगे उतना ही आपके लिए ये चीजें समझना आसान होगा। वन थिंग आई लेफ्ट विद दिस बेसिक और एनसीईआरटी कि अभी आपको रिवीजन का राउंड शुरू कर देना चाहिए दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 अटेम्प्ट। और रिवीजन ऐसा करना चाहिए आपको कि आपके पास छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए। क्लास 12th के एनसीईआरटी, हिस्ट्री के, क्लास 11 12th के एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के नोट्स ऐसे होने चाहिए कि अब एग्जाम के 2 दिन पहले उन नोट्स को वापस से रिविजिट कर पाने में सक्षम हो, और फिर पूरी किताब पूरे सब्जेक्ट्स बी इट पॉलिटी, बी इट हिस्ट्री, बी इट ज्योग्राफी, आप वापस से 2 दिनों के भीतर सब कुछ एक बार 2 बार रिवाइज कर पाने की स्थिति में हो। ठीक है। दिस ऑल्सो गोज विद द टेस्ट सीरीज के जो नोट्स आपने बनाए होंगे। ठीक है। ये जब जितना शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बना पाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स तब ज्यादा बेहतर बनेंगे जितना बेहतर ढंग से आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया होगा, जितना ढंग से आपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया होगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड। एक चीज को आप ढंग से करोगे दूसरा चीज भी आपके लिए थोड़ा आसानी से हो जाएगा। आपने पीवाईक्यू से ढंग से नहीं किया है तो आपके नोट्स भी लेंदी बनेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हो, आपको क्या लिखना है क्या छोड़ना है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल विद दिस टेस्ट सीरीज। if you guys have something to discuss, I'll just give 1-2 minutes for it। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो कोई भी चीज रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज आप लोग पूछ सोच रहे हो तब सकता तक है। रेखा ने समथिंग शी हैज आस्क्ड हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस दीज आर ऑल कंप्लीटेड बाय एनसीईआरटी बट एथिक्स एंड सोसाइटी फ्रॉम विच सोर्सेज इज हेल्पफुल। रेखा फॉर एथिक्स you there are few books that most of us refer to, for example Lexicon, लेकिन those books are not very complete। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत खुद से भी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो गूगल इज द बेस्ट फॉर्म टू कंप्लीट योर एथिक्स प्रोवाइडेड यू हैव डन योर बेसिक्स। तो बेसिक्स आप लेक्सिकॉन या किसी भी किताब से कर लो जिसको आपको लगता है कि ये ठीक है। एंड नो इट इज वेरी क्रूशियल और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बैड फॉर एथिक्स। एक किताब करने के बाद आप कीवर्ड्स को गूगल वगैरह के हेल्प से आप definition बना लो, and then you try to add some examples to it, and you try to solve a lot of PYQs। PYQs are very much important like making your doubts clear about ethics। जब भी आप कोई क्वेश्चन होता है ना एथिक्स का, गूगल पे सर्च करते हो वो क्वेश्चन PYQs आप उठाओ, गूगल पे सर्च करो, उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर्स कई बार आते हैं।
उस क्वेश्चन के कई कोचिंग के आंसर्स आते हैं, तुम क्वेश्चन को आंसर्स का बस एनालाइज करो, उसको देखो और उसको समझने की कोशिश करो. Apart from that, there are so many toppers answer copies from this from like ethics also. तो उनके आप कॉन्सेप्ट्स को उनके डायग्राम्स को, उनके एग्जांपल्स को आप कॉपी करने की कोशिश कर सकते हो. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक, ऑन योर नोटबुक, और उसके बाद चीज़ों को आप मतलब कि वहाँ से कर सकते हो. एग्जांपल्स वहाँ से मिल जाते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं, कई कोटेशंस वहाँ से मिल जाते हैं. First, you have to complete your basics. Then you have to Google a lot of things, Google your keywords, etc. And then PYQs and obviously those toppers copies. ठीक है. So questions आपके Yes, आगे anyone हैं. please. हाँ, कोई कुछ पूछना था किसी को रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज? यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस के दे सकते हैं क्या? Gunja, I think we can talk more about it later on. क्योंकि there's nothing like complete yes or no about these things. That depends upon lot of other factors also, कि अभी कितनी एज अभी है आपकी, कितने exams आपने देने हैं, तो वो सारी चीजें हैं. We can talk about it later on. ठीक है. अभी टेस्ट सीरीज से सिविल सर्विसेज का क्या हो सकता है प्रीलिम्स के लिए, उससे अगर पूछना हो तो आप पूछ लो. कोई भी टेस्ट सीरीज को कैसे करना है उससे रिलेटेड ठीक है. एनीवन? I don't think we have lot of doubts here. हम्म. दो चीजें रह गई मेरे प्लीज प्लीज. सर टेस्ट सीरीज वो सी सेट में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे कैसे कवर किया जाए? I'll just come to CSAT ना. CSAT में मैं आता हूँ. CSAT पे आने से पहले I'll just one last topic about current affairs. करंट अफेयर्स कम से कम आपको 15 महीने का करने की आवश्यकता है, मंथली मैगजीन से, विच एवर सोर्सेज यू आर फॉलोइंग, बी इट विजन, बी इट दृष्टि, बी इट इनसाइट्स, वॉट एवर, बी इट वाजीराम. तो जो भी मंथली मैगजीन्स होते हैं, बुकलेट्स होते हैं, उसको फॉलो करोगे एटलीस्ट फॉर द लास्ट 15 मंथ, 16 मंथ. और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मस्ट बी गोइंग ऑन इन योर माइंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 इज की वो जो प्रीलिम्स के कंपाइलेशंस आते हैं वो करने हैं क्या, क्वेश्चंस की भाई टेस्ट सीरीज लगाने हैं क्या, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करने हैं क्या. तो अगर आपने करंट अफेयर्स के बुकलेट्स को बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एनी अदर सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स. आपको लाइक ईयरली कंपाइलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. वो जिसको हम लोग तैयारी में पीटी 365 वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको. अगर आपको डाउट्स हैं, आपको थोड़े बहुत ऐसा एक इनहिबिशन होता है कि नहीं बाकी लोग तो कर रहे हैं मैं क्यों ना करूं, तो फिर यू कैन डू सम पीटीज, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा. लेकिन यू नीड नॉट गो टू पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, जो मोटे मोटे बुकलेट्स होते हैं. अच्छा माइक म्यूट है आपका. हाँ माइक म्यूट है. बहुत जरूरी नहीं होता क्योंकि वो एग्जाम के एक महीने पहले आता है और फिर आपका जो टाइम होता है रिवीजन करने का, तो आप नई चीजें बैठ जाते हो, तो वहां तक टाइम वेस्ट है. ठीक है. तो वो चीजें करने के बजाय आप स्पेशली दोस्त जो आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 और 2026 और अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो. और कम से कम 15 से 16 महीने के करंट अफेयर्स की मैगजीन को आपको करना है और ढंग से करना है. और दोस्त हु आर इन 2024 अटेम्प्ट, अगर आपने पहले से पढ़ा है करंट अफेयर्स की मैगजीन तो इट्स वेल एंड गुड. बुशरा इरम अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चा आपको, टाइल्स बहुत दूर है, अभी 3 साल रह गए हैं. पहले अपने बेसिक्स करो आप, एनसीईआरटीज वगैरह. एग्जाम के 18 महीने पहले आप पढ़ना शुरू कर सकते हो करंट अफेयर्स. ठीक है. अभी आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा आपको, तो कोई जरूरत नहीं है. तो अगर 24 वाले अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, अगर उन्होंने करंट अफेयर्स के बुकलेट्स को फॉलो किया है तो उसको डिलीजेंटली फॉलो करो. बिलीव मी इट्स वेरी मच हेल्पफुल. अभी नहीं तो आपको मेंस में वो इतना हेल्प करता है कि उसके इम्पोर्टेंस को आप कभी जस्टिफाई कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आते हैं और फिर आप जो मंथली मैगजीन के जो एग्जांपल्स हैं, जो डेटा हैं, जो फैक्ट है, उसको आप वहां पे कोट करते हो. ठीक है.
और अगर आपने करंट अफेयर्स के मैगजीन्स को ढंग से पढ़ा है तो फिर आपको ये जो जैसे पीटी वगैरह हो गए तो वो उतना टाइम लगता भी नहीं आपको पढ़ने में। बट अगेन आई वुड से नॉट टू गो फॉर पीटीज एंड ऑल, अगर आपने करंट अफेयर्स मैगजीन को ढंग से पढ़ा है तो। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज होते हैं करंट अफेयर्स के, कई सारे वेबसाइट्स, कई सारे कोचिंग सेंटर्स एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं मंथली, 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन। तो वो एग्जाम के पहले आप कोशिश कर सकते हो अटेम्प्ट करने की, और उसके भी कुछ आप नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हो। ठीक है। और न्यूज़पेपर इज समथिंग दैट हैज a lot of value in your preparation journey. Even those who are preparing for 2024, they also have to do their newspaper at least 1 and 1.5 months before your prelims examination. उसके पहले आप बंद कर सकते हो, लेकिन अभी टाइम निकालो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स, वहाँ से डेटा, वहाँ से क्वेश्चंस, वहाँ से अच्छे कॉन्सेप्ट वो निकालो, वो नोट डाउन करो। और जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर के टच में रहोगे उतना ही हेल्प करेगा। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जो कि सीधे न्यूज़पेपर से डिराइव किए जाते हैं, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट आल्सो इन मेंस। अब जब अटेम्प्ट करोगे मेंस के एग्जाम, मेंस के पेपर्स को, तो इस बार के पेपर भी अगर आपने देखा होगा तो कई सारे क्वेश्चन सीधे ऐसे थे जिसको लगता है कि यार इसके लिए मेरे पास कोई मटेरियल है ही नहीं, कि बस इसके लिए मेरे पास कहीं से कोई सोर्स नहीं था। लेकिन अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे डेटा वहां से मैं यहाँ पे कोट कर सकता था। तो न्यूज़पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली रीडिंग न्यूज़पेपर बट ऑल्सो मेकिंग नोट्स ऑफ इट। एंड नोट शुड नॉट बी सच दैट कि वो 4 पेज के नोट्स एक दिन के हो जाएं, बिकॉज इट विल बिकम वन अदर न्यूज़पेपर दैट यू हैव टू स्टडी बिफोर एग्जामिनेशन। वो नहीं करना है आपको। आपको डेली का न्यूज़पेपर एट द मैक्स हाफ पेज का होना चाहिए, हाफ पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप ए4 शीट को लो, ए4 शीट में बीच में से एक लाइन खींचो और लाइन के एक तरफ आप एक दिन का न्यूज़पेपर खत्म करो। तो ऐसे करना चाहिए आपको। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली if you try to find out the reasons why you are doing all these things, no, it is only to recollect your memory before examination. तो जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प और टू दी पॉइंट होगा उतना ही आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम के पहले आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे, आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाओगे, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। आप क्या पढ़ पाओगे? तो वो जो वहां से शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स आपने तैयार किए हैं वो पढ़ पाओगे। इस पेपर भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर आपने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो, और तब भी कोई फायदा नहीं अगर आपने उसके 4 पेज के नोट्स बनाए हैं तो। क्योंकि अगर 4 पेज के आपने नोट्स बनाए हैं और 1 साल का आप लगातार नोट्स बनाते चले जा रहे हैं, तो 365 दिन में अगर हम ये मान के लगे हमने 300 दिन इस पेपर पढ़ा है तो 1200 पेज के नोट्स हो जाएंगे। और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उन सारे इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में वापस से डाल सको। आपने हाफ पेज के नोट्स बनाने हैं 300 दिन में, आपके 150, 100, 120 पेज के नोट्स अगर होंगे तो आप आसानी से उसको पढ़ पाओगे। ठीक है। तो ये सारी चीजों का, चाहे वो बेसिक्स हो, एनसीईआरटीज हो, टेस्ट सीरीज हो, न्यूज़पेपर हो, सबका क्रक्स यही है कि उसके आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स आप फिर अगेन आई एम रीएम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन एनालिसिस, कि जितने जितने बेहतर ढंग से आपने उन पीवाईक्यूज को एनालाइज किया होगा उतना ही नोट्स आपका शॉर्ट होगा। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप इसमें से कौन कौन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आप नोट डाउन कर सकते हो। इसका विवेक म्यूट करो, किसका है ये? कर दिया सर, कर दिया। ओके ओके, जी। प्लीज कैरी ऑन सर। I'll quickly go to CSET. CSET के बाद I'll take your questions क्योंकि शायद 10 मिनट का टाइम बचा है। CSET के लिए again the same bottom lines. You need not study लार्ज नंबर ऑफ मोटी मोटी किताबें अरिहंत की, RS अग्रवाल की वगैरह वगैरह और कैट वगैरह की। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी कमी है क्या। फॉर एग्जाम्पल 80 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन के आसपास आते हैं रीजनिंग और मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन के। पहले ऐसा होता था कि लोग रीजनिंग मैथ्स करके जाते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, तो इसलिए लोगों को सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऐसा होता है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर सीसेट इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सबसे पहले उन 50 क्वेश्चंस में जो कि रीजनिंग और मैथ्स के होते हैं, उसमें से आपको ये देखना है कितने कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्टली वो टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और क्लॉक कैलेंडर एक्सेट्रा।
और ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उसमें से आप ये देखोगे कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आप इसके पहले आपने किया है, अपने स्कूल के टाइम पे किया है या कंपटीशन के टाइम पे किया है, या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप थोड़ी सी मेहनत करो तो कर पाओगे। क्योंकि आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चन देयर आर एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन जो कि आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, वो कितना भी कर लो, बेसिकली कर तो पाओगे लेकिन उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास और भी चीजें हैं पढ़ने को। तो यू हैव टू सेफली इग्नोर द टॉपिक्स that are covering those 20-25 questions. So you are left with 20 questions from 20-25 questions from reasoning maths और 30 questions from comprehension. Comprehension का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कम से कम पिछले 8-10 सालों के पेपर उठाओ। इनफैक्ट जब से सीसेट शुरू हुआ 2013 से पेपर को उठाओ, यूपीएससी के आंसर कीज बगल में ओपन करो, उन टेस्ट सीरीज को, उन टेस्ट को आप सॉल्व करो, कॉम्प्रिहेंशन को करो, करने के बाद उसका जो आंसर है वो यूपीएससी के आंसर की से मिलाओ। ये पूरा प्रक्रिया करने के दौरान आपके दिमाग में दो चीजें चलनी चाहिए कि बाय व्हाट लॉजिक, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ डायलेमा कि इन दो में से एक आंसर सही लग रहा है, चारों ही सही लग रहा है, तीन में से एक सही लग रहा है, ठीक है, ये तीनों सही लग रहा है। तो यू कम टू सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन कि मैंने ये लॉजिक लगाया और इस लॉजिक के बेसिस पे ये सबसे सही जवाब होना चाहिए। और कई बार वो चीज सही होता है, कई बार ये होता है कि यूपीएससी कुछ और आंसर लेके आती है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट टू थिंग्स कि किस लॉजिक से मैंने उसको सही किया और यूपीएससी ने किस लॉजिक से दूसरे आंसर को सही किया, एंड दैट स्पेसिफिक लॉजिक इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन यूपीएससी। So by doing this exercise, you have to get into the mind of UPSC कि UPSC किन लॉजिक्स के बेसिस पे इन ऑप्शंस को टिक कर रहा है। ठीक है, तो उन 30 क्वेश्चंस को आपको ऐसे हैंडल करना बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द लास्ट 10। अगर 10 सालों के पेपर को आप देखो तो कम से कम 300 कॉम्प्रिहेंशन तो हो गए। तो 300 कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपने 200 कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लिए या उनके लॉजिक्स को समझ लिया तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत दिक्कत होने की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे। उसके बाद भी हम ये मान के चलते हैं कि आपके कॉम्प्रिहेंशन पूरे सही नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन एरर होता है और फिर कई बार अतरंगी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगेन तुम्हारे रेस्क्यू के लिए आएगा वो जो 20-25 सवाल जो आपने अभी आइडेंटिफाई किए थे, उन 50 सवालों में से जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये मैं अगर थोड़ा सा मेहनत करूँ तो कर पाऊंगी। ऑब्वियसली आप 20-25 सवालों में से कम 5 सवाल तो ऐसे होंगे जो कि आप कर पाओगे। ऑब्वियसली कोई मतलब इतना तो डफर नहीं होता कि 5 सवाल भी नहीं हो पाया। ठीक है, और 5 से 10 सवाल आप कर पाओगे। उसके बाद के कम से कम 10-15 सवाल ऐसे होंगे जिनसे जो टॉपिक्स को आप थोड़ा सा तैयार करोगे, और obviously with the help of some YouTube videos, with the help of some books, with the help of some test series booklets, etc. But you don't have to follow some online lecture videos, some coaching materials just for the sake of sitting CSAT because you are not able to do CSAT. आपको खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, किन एरियाज में आपको और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं कर पाओगे आपका पूरा टाइम जाएगा इसमें, और आपको वो एग्जाम के दिन पहले तक सीसेट की ही चिंता करते रहोगे, और अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि सीसेट तो आपको हो सकता है हो जाए, लेकिन फिर पेपर 1 नहीं होगा, क्योंकि पेपर 1 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इवन मच मोर इंपॉर्टेंट देन पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 को आपको टाइम देना है, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट टाइम नहीं देना है। ठीक है, यू हैव टू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर सीसेट ऑल्सो, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको कितना टाइम चाहिए। यू डोंट हैव टू गो विद द kind of kind of discussions, perceptions that is going on in the market कि सीसेट तो बहुत टफ आ रहा है, सीसेट तो हो ही नहीं रहा है, इस बार तो सीसेट में ही लोगों की नैया लग गई, इस बार तो सीसेट की वजह से ही कट ऑफ काफी नीचे आया है। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली सम पार्ट ऑफ इट मे बी ट्रू, बट उनके बेसिस पे आपको अपना डिसीजन, आपको अपना जो तैयारी का स्ट्रेटजी है वो नहीं करना है। आपको कंप्लीटली इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, इट हैज टू बी बेस्ड अपॉन योर ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्लियर है? तो दिस इज ऑल आई हैड टू से अबाउट as regard with respect with this 2024 attempt. Obviously 25-26 के अटेम्प्ट के ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि दिस विल बी कंप्लीटेड विद इन दिस 3-4-5 मिनट में। तो वी कैन शेड्यूल सम अदर सेशन सर। उसको एक दो और सेशन रखेंगे सर।
क्योंकि जी सर, उसमें स्ट्रिक्टली जो हाँ, जो बच्चे अभी 24 में फोकस कर रहे हैं उनको आज कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे, कंटिन्यू प्रोसेस है। 25 26 के लिए आपका फिर हम लोग टाइम लेंगे, तो इसका 24 के हिसाब से ही कीजिए, बेटर रहेगा। और बाद में एक सेशन सर हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का भी देना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग कर देंगे कि इसके श्योर सर, साथ श्योर करना श्योर चाहिए या नहीं उसको। हाँ जी, श्योर प्लीज, श्योर तो श्योर 24 पे ही we फोकस can कीजिए call जी। some हाँ more speakers also, sir. We can call some more speakers also. There are so many people in state PSS in UP, those who are SDM, deputy SP, etc. So we can call them also. नहीं, मैं रख लूंगा। हाँ, यूपी पीछे के भी दो तीन लोग हैं, आ जाएंगे, वो आ Yes, जाएंगे, हम लोग कर लेंगे वन बाय वन। definitely, यस sir. जी हाँ। Definitely. एक्चुअली बच्चों The का क्या होता the है कि point, अट्रैक्ट। हाँ जी। yes sir. वही मैं बोला सर कि the point that we are trying to emphasize is कि आप लोगों के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी नहीं है। The only thing that is required from your side is your own मेहनत। ठीक है, तो आप हाँ जितना एफर्ट मार पा रहे हो वो मारो। वी विल मेक श्योर कि वो एफर्ट राइट डायरेक्शन में हो, और उसके लिए जो भी हो पा रहा है आपके सीनियर से, आपके मेंटर से, दे विल ट्राई टू डू इट क्विकली। विल टेक सम क्वेश्चंस, और प्लीज क्वेश्चंस पूछो, स्पेशली दोज हु आर गोइंग फॉर 2024 हाँ, अटेम्प्ट। अपने क्वेश्चन आप लोग पूछो। मनु, गुंजा, विजय, जो भी लोग हो, राजरेखा, हेलो सर। जिसको 24 का देना है। हाँ यस सर, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, सर मेरा कौन सा रिवीजन को लेकर था करंट अफेयर का। ऐसे कि सर हमारा मैगजीन 15-16 महीने का हो जाता है, तो सर हम ठीक उसके है। लिए शॉर्ट नोट बना रहे हैं, बट उसका बीच बीच में सर उसका रिवीजन सर हम कैसे करें कि हमारा चीजें लास्ट टाइम पे आकर सर बहुत बर्डन हो जाता है। ऑब्वियसली तो दैट्स हमको व्हाई सर वी बीच आर बीच में सेइंग उसका कि अभी एक सबको क्विक करने की रिवीजन चाहिए जरूरत है। होता है। हम्म, जी जी सर। तो कौन सी मैगजीन आप पढ़ रहे हो? तो इसमें तो हम विजन को फॉलो कर रहे थे। विजन फॉलो कर रहे हो? 120 पेज की मैगजीन को आप 3 पेज में रिड्यूस कर सकते हो रिवीजन के पर्पज से। तो सर एक तो सर लॉट ऑफ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है सर, हम जितना नहीं, थोड़ा इट समझ डजंट लेंगे रिक्वायर वो लॉट फिर। ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट जी जी रिक्वायर्स द सर। मोस्ट फ्रॉम योर साइड इज कि विजन के मैगजीन की सबसे खास बात यह है कि द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स एज वेल एज मेंस दे आर गिवन जी यू नो इन द सेम आर्टिकल। तो आप जी प्रीलिम्स की जी सर। तैयारी हाँ कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू फोकस अपॉन दोज एस्पेक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। You only have to focus on the prelims perspective, and as soon as you get into that hang ना, in that zone ना कि आपको prelims के लिए important चीजों को ही नोट डाउन करना है, it becomes very easy for you। तो वो अगेन जी सर। द सेम स्ट्रेटजी आप अपनाओ कि एक A4 शीट लो, उसको बीच से एक लाइन खींचो और दोनों तरफ लिखो, तो इट विल कम टू अराउंड लाइक फोर साइड्स। ठीक है, तो वैसे जी वैसे जी A4 सर। शीट्स में 1.5 पेज से ज्यादा 1.5 पेज 2 पेज से ज्यादा का नोट्स नहीं बनाए, तो थोड़ा छोटा लिखोगे। छोटा लिखने का फायदा ये होता है कि वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है आपके लिए कि आप बहुत ज्यादा मतलब कि लगेगा कि हाँ 20 पेज का ही तो है, 25 पेज का ही तो है। ज्यादा बड़ा लिखोगे तो जी वो जी सर। 50 पेज जाएगा, 60 पेज जाएगा, तो फिर अगर वो पढ़ने में दिक्कत करेगा आपको। तो शुरुआत यस के सर। अभी अभी तो टाइम है थोड़ा सा, आप चाहो तो ये कर सकते हो कि शुरुआत के लाइक शुरू के जो नोट के थोड़ा ज्यादा टाइम, नंबर ऑफ पेजेस ले लेगा, 5 ले लेगा, बट सब्सिक्वेंटली आपका टाइम और आपका नंबर ऑफ पेजेस कम लगेगा। ठीक है, और जब जी आप नोट्स सर। बना रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आप लिखोगे। ठीक है, और ऑब्वियसली कई सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं जब आप पढ़ रहे हो तो ना। अब विजन की मैगजीन ऐसे जी पढ़ते होगा सर। कि आप शुरुआत में आपने पढ़ा तो कुछ हाईलाइट कर लिया, फिर बाद में वो हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़े। यस सर। ठीक है, तो अगली बार जब आप पढ़ोगे, जब आपने शुरुआत में हाईलाइट किया हुआ है तो वो फिल्म्स और मेंस दोनों के लिए हाईलाइट किया हुआ है, तो जब भी आप हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ोगे यस तो सर। उसमें से आपको देखेगा हाँ ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी बार जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें आप नोट्स बना लोगे, ताकि चौथी बार आपको वापस से किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, चौथी बार आप केवल नोट्स ही पढ़ो। तो अब 4 बार आपने किसी चीज को कर लिया तो वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी स्पेसिफिक लाइक थिंग या तो फिल्म्स या मेंस के लिए, वो आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ओके। बेसिकली 3 बार 4 बार आपको रिवीजन करना पड़ता है। और वो आप शेड्यूल में ऐसा ही मेंटेन करोगे अपने टाइम टेबल में कि आपको महीने के लास्ट में, महीने की शुरुआत में पिछले महीने की मैगजीन को पढ़ना है। ठीक है, जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हो सब्सिक्वेंटली आपको टाइम कम लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले बार मैगजीन पढ़ रहे हो तो 3 दिन लग रहा है पढ़ने में, दूसरी बार आप पढ़ रहे हो तो वो 6 घंटे में होना चाहिए, तीसरी बार 4 घंटे में होना चाहिए, चौथी बार 2 घंटे में होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास यस सर। इतनी क्षमता बेसिकली हो जानी चाहिए। 3 बार पढ़ने के बाद कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, और चौथी बार जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में वो चीजें नहीं लिखोगे जो कि आपको याद है। ठीक है, जी जी सर। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? और किसी का क्वेश्चन?
दीपक कुशवाहा ने पूछा है मैगजीन का नाम। बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता भाई, जो तुम कर रहे हो उसको लगातार 15 महीने 16 महीने तक करते रहो, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस यूज टू फॉलो विजन, लेकिन कई लोग बाजीराम भी करते हैं, कई लोग दृष्टि की भी करते हैं, कई लोग दूसरे कोचिंग की भी करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसको डिलीजेंटली करो। बेस्ट बेस्ट पूरे यूपीएससी तैयारी में कुछ भी नहीं होता। नहीं तो ये सर, ये क्या आप पूछना चाहते हैं कि मैगजीन मंथली कौन पढ़े, तो कौन सी मैगजीन पढ़ सकते हैं? अगर एक शब्द में इनको बताना चाहें हम लोग, तो कोई भी 2-3 मैगजीन का नाम मंथली बताया सर, करंट विजन अफेयर आईएएस पे। के मैगजीन पढ़ लो, बाजीराम के पढ़ लो, हाँ। नेक्स्ट आईएएस के पढ़ लो, लेकिन जो भी पढ़ो उसको लगातार पढ़ो, उसको चेंज नहीं करना है कि 2 महीने के यस। बाद किसके पढ़ना शुरू कर दे, म्यूट 6 किए महीने हो के बाद ना? पढ़ना शुरू कर दे। हाँ कह रहे हाँ। म्यूट किए हो ना? यस। ओके, और किसी का क्वेश्चन? 1.5 मिनट्स है, हमें समय का एक एक सेकंड का यूज करना है, यही यूपीएससी की स्ट्रेटजी है। आप लोग इसको मिस कर रहे हो। सर अगर ईच आप सेकंड इज ऑप्शनल इफेक्टिव, के लिए प्लीज। बताएं, सर अगर आप ऑप्शनल जी, के लिए बताएं तो एक ऑप्शनल पीएसआई अगर हो तो उस पर कितना टाइम देना सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग? किसी भी ऑप्शन के लिए आई थिंक कि अभी तो टाइम नहीं है उतना, 24 अटेम्प्ट के लिए तो नहीं है टाइम, लेकिन किसी भी ऑप्शन के लिए आई गेस कि 4 से 6 महीने का टाइम बहुत होता है। और उसमें एटलीस्ट चीजें एक बार तो कम से कम आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ रिवीजन में आप चीजों को ऐड ऑन करते रहोगे। तो कम से कम 4 महीने का टाइम तो देना पड़ेगा किसी ऑप्शन के लिए। यस, किसी और का क्वेश्चन? या कम से कम थैंक्स बोलो आप लोग सर को। 1 मिनट से कम टाइम है, जिसको थैंक्स बोलना हो विवेक सर के बारे में, बढ़िया लगा हो, प्लीज। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच सर। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लो, थैंक्स वगैरह की तो क्या ही है, अपन मिलते रहेंगे बीच में। बट मेक श्योर कि आप जब आओ तो डाउट लेके आओ ढेर सारे, ठीक है।